अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर के अंदर हम अगले टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमारे रह गए थे, चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 7 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो की इश्यूज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, व्हाट आर द की इश्यूज, और उनकी इश्यूज़ की वजह से जो है वो क्या हार्म्स हो सकते हैं, क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनकी इश्यूज़ के रिटेन होने की वजह से, अगर उनको जो है वो दूर ना किया जाए। ठीक है। सो डिफेक्ट्स इन एनी सॉफ्टवेयर कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि जिनको हम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, अगर उनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है सो उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ह्यूमन लाइफ्स आर एट रिस्क। ह्यूमन जो है वो इंजर्ड हो सकते हैं उस सॉफ्टवेयर की वजह से, या लोगों की डेथ्स हो सकती हैं। सो इन दीज काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर द स्टेक इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज़ रेज टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। जितना पॉसिबल वे में हो सके कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है उसको जो है हाईएस्ट पॉसिबल वे के अंदर इन्हांस किया जाए, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो है वो हमेशा उनके अंदर जो है वो दे आर ऑपरेटिंग ऑन सर्टन क्रिटिकल सिस्टम्स। उनका जिक्र हम कर चुके हैं, जैसे एयरप्लेन्स के अंदर के सॉफ्टवेयर हो गए, कॉकपिट के अंदर जो होता है, जो पूरा सिस्टम होता है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया, न्यूक्लियर प्लांट है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के सिस्टम है, डिफरेंट किस्म की मशीनरी है जो कि ऑपरेट हो रही है सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। सो एथिकल डिसीजंस इन्वॉल्विंग अ ट्रेड ऑफ इफ़ वन मस्ट कंसिडर बिटवीन क्वालिटी एंड सच फैक्टर्स एज कॉस्ट। सो इसके अंदर फिर देर आर सर्टन इथिकल डिसीजंस दैट आर टू बी मेड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेड ऑफ पाया जाता है। अगर आप हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी के ऊपर हमेशा फोकस करोगे, सो देर इज़ अ सर्टेन कॉस्ट दैट इज़ एसोसिएटेड टू इट, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ टूल रिक्वायर्ड। तो देर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। कॉस्ट हो गया, ईज़ ऑफ यूज़, इवन आप जितना ज़्यादा क्वालिटी इन्हेंस करोगे सॉफ्टवेयर की अपने, सो इट वॉन्ट बी दैट ईजी टू यूज़, इट वॉन्ट बी दैट ईजी टू ऑपरेट। So there is a certain trade-off between these things: the cost, the ease of use factor, and the time to market also. आपको ज़्यादा टाइम लगता है मार्केट करने के लिए, टू कैप्चर द ऑडियंस। सो यू हैव टू लॉन्च अ मार्केट कैंपेन। ठीक है। सो देर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। दीज ऑल थ्री फैक्टर्स दे रिक्वायर सीरियस एग्जामिनेशन। ठीक है, बिकॉज दीज आर इन अ ट्रेड ऑफ सिचुएशन, यानी एक को अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो दूसरी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये आपस में इनका ट्रेड ऑफ है। सो डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिटिकल सिस्टम, हमने देखा कि इट इज़ वेरी वेरी क्रूशल। देयर आर क्रूशल स्टेप्स that are involved. The system should be flawless and its performance should be up to the mark, highest possible way के अंदर वो परफॉर्म होता रहे, अपनी परफॉर्मेंस देता रहे वो सॉफ्टवेयर, एंड देर इज़ेंट एनी चांस कि वो माल फंक्शन करे। ठीक है, बिकॉज सो मच इज़ एट रिस्क। जहाँ पे ह्यूमन लाइफ की बात आ जाती है तो वहाँ पे उसके सानी कुछ भी नहीं आता। सो हमने देखा था कि सिस्टम्स, कौन से सिस्टम्स होते हैं जो क्रिटिकल हो सकते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो कि ऑटोमोबाइल्स में होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर्स जिनके अंदर कॉन्स्टेंटली एक फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है, एंड एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है उसको सेट किया होता है, उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्रोड्यूस करने के लिए। सो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है मशीनरी ऑपरेट कर रही होती है, एंड देन मशीनरी इज़ ऑपरेटेड ऑन द सॉफ्टवेयर। सो दो सॉफ्टवेयर आर नोन एज क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। एयरप्लेन नेविगेशन कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। एयरप्लेन जो है आजकल तो ज़्यादातर दौर ऑटोमेशन का है। आजकल तो एयरप्लेन जो फ्लाइंग है, इवन जो लोग जहाज़ उड़ाते हैं वो ख़ुद इस चीज़ की वो करते हैं, वो कोड करते हैं कि द ओनली थिंग्स दैट वी डू एज अ पायलट इज़ लैंडिंग एंड टेक ऑफ। बाकी जो है हमारा सारा का सारा काम जो है वो ऑटो पायलट देख रहा होता है। ऑटो पायलट इज़ अ कंप्यूटर
इट इज़ एन इंटेलिजेंट कंप्यूटर जो कि सारी चीज़ें देख रहा होता है। आप उसके अंदर जो है नेविगेशन होती है, उसके अंदर आप मैप सेट करते हो, अपना रूट सेट करते हो, एंड दैट ऑन दैट रूट ऑन दैट मैप, फॉलोइंग दैट मैप, जो एयरक्राफ्ट होता है उसको जो है ख़ुद ब खुद फॉलो कर रहा होता है। उसका जो एयर ऑटो पायलट होता है, जो ऑटो पायलट कंप्यूटर होता है, उस रूट को फॉलो करते हुए इवन टर्न्स मेक करना, कहाँ पे कितनी हाइट मेंटेन करनी है, कितनी एलिवेशन के ऊपर जाना है, सारी चीज़ें उसको वो मेंटेन कर रहा होता है। तो पायलट्स कहते हैं कि वी आर ऑब्वियसली आप 100% जो है उसके ऊपर नहीं रिलाई कर सकते, वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग, बट हमारा ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो लैंडिंग के अंदर होती है और जो है टेक ऑफ के अंदर होती है। रोलर कोस्टर एलिवेटर्स, आजकल रोलर कोस्टर्स जो हैं वो जितने भी जो फन लैंड्स वगैरह होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, देर आर सर्टेन रोलर कोस्टर्स और बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इनकी, तो दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड वे सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये इस किस्म की मशीनरी जितनी भी है, न्यूमरस अदर डिवाइसेस हो गए, आपके मेडिकल डिवाइसेस हो गए, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपका ह्यूमन लाइफ एट रिस्क है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज़ एट रिस्क, देयर इज़ अ चांस ऑफ इंजरी टू ह्यूमन बीइंग और देयर इज़ अ चांस ऑफ इवन डेथ अगर बहुत ज़्यादा माल फंक्शन कर जाता है सिस्टम। अच्छा, तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और क्रिटिकल सिस्टम्स के ऊपर स्पेसिफिकली, सो आप नॉर्मल लोगों को हायर नहीं कर सकते वहाँ पे। यू हैव टू हायर हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स, यू हैव टू जैसे कहते हैं क्रीम, आप जो है उनको सेलेक्ट करते हो, उसके बाद फिर उनको ऐसे ही नहीं उठा के जो है वो काम पे भेज दिया जाता। दे आर फर्स्ट ट्रेंड, उनको सिस्टम के ऊपर, सिस्टम यूज़ करने से पहले उनको प्रोटोटाइप के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह जो है वो सिस्टम को ऑपरेट करोगे। देयर इज़ अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, सो देयर आर फॉर्मल एंड रिगोरस मेथड्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स होते हैं जिनको ऑपरेट करना पड़ता है। सो वो नॉर्मली वो टूल्स जो हैं दे आर नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक, आपको नहीं पता होता उन टूल्स का, उनको ऑपरेट करना होता है। सो बिफोर दे गेट्स designated on that specific task they are performing, उनसे पहले उनको हैंड्स ऑन जो है वो एक्सपीरियंस दिया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स के ऊपर, मुख्तलिफ टूल्स जो उनको यूज़ करने पड़ते हैं। सो दे आर हाईली ट्रेंड फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड। उसके बाद उनकी एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके बाद फिर उनको जो है वो रिक्रूट किया जाता है प्रॉपरली, उनको जो है अपना जॉब असाइन की जाती है और अपना जॉब वो परफॉर्म करते हैं। So there is a lot of things that are involved in this. However, even with these types of precautions, so जहाँ पे human beings involved हैं, जहाँ पे machinery involved है, so there can be a security lapse, there can be a safety lapse. So everything is vulnerable to the errors. ठीक है, so uh, it can be handled completely, it can be controlled completely. ठीक है, उसके बावजूद भी देर आर अ चांसेस कि अगर आपका सपोज 0. का जहाँ एक सॉफ्टवेयर है वो अगर 0.001% भी गलती की गुंजाइश अगर नहीं रखता, सो अगर अकर हो जाती है, सो इट कैन लीड टू सर्टन डिज़ास्टर। ठीक है, सो कुछ की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इश्यूज़ की वजह से होने वाले कुछ जो है कुछ हादसा इन्हें कहते हैं, वो लिस्टेड है इस बुक के अंदर। सो मरीनर 1 स्पेस प्रॉब, मरीनर 1 स्पेस प्रॉब जो था, इसको जो है वो प्लैनेट वीनस के इर्द गिर्द इसको फ्लाई करना था। ठीक है, इसको जो है वो लॉन्च किया जाना था कि प्लैनेट वीनस के इर्द गिर्द इसको जो है वो फ्लाई करना है, क्योंकि ये एक स्पेस प्रॉब था और वीनस के इर्द गिर्द इसको फ्लाई करना था एज क्लोज एज पॉसिबल। लेकिन जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, 1962 की बात है, जैसे ही उसने टेक ऑफ किया तो इट गॉट डिस्ट्रॉयड विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, बिकॉज रॉकेट बूस्टर्स होते हैं जो कि किसी भी स्पेस क्राफ्ट को जो है वो एक सर्टन एल्टीट्यूड तक जो है वो उसको एक स्पेसिफिक स्पीड भी प्रोवाइड करते हैं और एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड तक उसको लेके जाते होते हैं। सो देयर वाज सर्टन फॉल्टी सॉफ्टवेयर कोड्स।
ठीक है। सॉफ्टवेयर कोड के अंदर कुछ फॉल्ट्स वगैरह थे, सॉफ्टवेयर देयर वाज सर्टेन फॉल्टी सॉफ्टवेयर दैट वाज इन द फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के अंदर जो है कुछ फॉल्टी सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स थे, जिसकी वजह से जो है वो विद इन सर्टेन 5 मिनट जो है वो प्लान जो है वो क्रैश कर वो पूरा का पूरा जो है शटल जो है वो क्रैश कर गई, बिकॉज द कंप्यूटर वॉज मेकिंग सर्टेन कोर्स करेक्शंस का मतलब है वो अपने कुछ लैटिट्यूडनल जो है वो एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो उसको वो करेक्शंस बहुत तेज़ी से कर रहा था वो कंप्यूटर, ठीक है, अननेसेसरीली, जिसकी वजह से पूरा जो बैलेंस था पूरे प्रोब का, पूरे क्राफ्ट का, वो आउट हो गया, और उस एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए उड़ता है। उसको एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री के तहत जो है वो लिफ्ट ऑफ करना पड़ता है, स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना पड़ता है। अननेसेसरली द कंप्यूटर वाज कॉजिंग ट्रेजेक्ट्री करेक्शंस इन द ट्रेजेक्ट्री, देयर आर सर्टेन अननेसेसरी मूवमेंट्स, जिसकी वजह से जो है वो द एयरक्राफ्ट द स्पेस क्राफ्ट वॉज थ्रोन, ठीक है, वो जो है वो गिर गया था, और जो है वो सारे लोगों की ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ हो गई थी। अच्छा, रॉयल एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के अंदर भी इसी तरह का एक प्रॉब्लम आया था। उसका जो इंजन था, ठीक है, इट वाज द इंजन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर वाज क्रैश्ड। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ मेल फंक्शनिंग आ गई थी। वो इंजन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो हेलीकॉप्टर की एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को जो है वो कंट्रोल करता था, जिसकी वजह से इसके अंदर ब्रिटिश रॉयल फोर्स के जो है वो 25 ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स थे, हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, जो कि सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, उनकी जो है वो डेथ हो गई थी 1994 के अंदर। देयर आर अदर सेवरल अदर रिपोर्टेड सॉफ्टवेयर रिपोर्टेड इंसिडेंट्स, ठीक है। ये तो इस बुक के अंदर कुछ लिस्टेड है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। सो थेरेपी प्लानिंग सॉफ्टवेयर जो है वो 2002 के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया था, नेशनल ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट उसके अंदर, पनामा के अंदर, ठीक है। सो ये थेरेपी सॉफ्टवेयर क्या करता था, ये रेडिएशंस प्रोवाइड करता था, कुछ रेडिएशंस एमिट करता था, सर्टेन डोजेज ऑफ रेडिएशंस प्रोवाइड करता था। ऑन्कोलॉजी आई गेस ये था जो कैंसर वगैरह जो है उसको करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। सो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो कुछ मिसकैलकुलेशंस हो गई, जो डोज जिस स्पेसिफिक लिमिट के अंदर एक रेस की रेडिएशंस की डोज दी जाती है पेशेंट को हमेशा, उस डोज की मिसकैलकुलेशन होगी बिकॉज ऑफ द फॉल्टी सॉफ्टवेयर। उसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई, और काफ़ी सारे लोग जो है वो परमानेंटली उनको पूरी ज़िंदगी के लिए जो है वो इंजरीज होगी। अच्छा, इसके अलावा एक बिग थंडर माउंटेन रेल रोड रोलर कोस्टर था, डिज़नी के अंदर जो है वो चलता था। सो उसके अंदर भी कुछ इस तरह का माल फंक्शन हो गया, जिसकी वजह से 10 लोग जो है उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है। सो देर वर पुअरली ट्रेंड ऑपरेटर्स। बेसिकली यहाँ पे जो था मसला वो ऑपरेटर्स का था। उन ऑपरेटर्स को जो है वो जो भी पूरा सिस्टम था, जिस कंप्यूटर के थ्रू जो है वो रोलर कोस्टर को जो है वो कंट्रोल किया जाता था, उसका उनको आइडिया नहीं था। सो देर वाज अ सर्टन ग्लिच इन दैट कंप्यूटर सिस्टम विच दैट दोज ऑपरेटर कुडंट जो है वो उनको जो है वो नहीं पता चला उसको हैंडल करना। इसके अलावा देर वर इम्प्रॉपर मेंटेनेंस एज वेल, सो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई। एंड देर वॉज ऑल्सो in 2007 fire broke in Washington DC। 6 कार मेट्रो ट्रेन जो है वो के अंदर जो है वो फ्लेम जो है वो उसकी वजह से पेनिट्रेट कर गई, जिसकी वजह से फ्लोर ऑफ द कार्स ट्रेन ऑपरेटर्स जो है ट्रेन ऑपरेटर जो था उन्होंने बहुत जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन
देयर वाज अ कोलिजन बिटवीन द कार एंड द ट्रेन, ठीक है। सो देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद द माल फंक्शन विद द फॉल्टी सॉफ्टवेयर्स। सो यहाँ ऐसे सॉफ्टवेयर हमेशा क्रिटिकल कहलाएंगे जहाँ पे आपका ह्यूमन लाइफ एट रिस्क होगा और देयर आर चांसेस के ह्यूमन बींग्स को जो है वो इंजरी पहुँचे, ठीक है। सो दो सॉफ्टवेयर विल ऑलवेज रिक्वायर हाई ट्रेन प्रोफेशनल्स जो कि उनको डेवलप करें, उनको रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स वो लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है इट अंडरगोज मच रिगोरस एंड टाइम कंज्यूमिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। जो कॉमन आम सॉफ्टवेयर होता है उसके बनिस्बत इसका जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टू अंडरगो लॉट ऑफ रिगोरस टेस्टिंग, लॉट्स ऑफ अदर प्रोसेसेस दैट इंश्योर्स इट्स सेफ्टी, ठीक है। सो जितने भी टास्क हैं जैसे रिक्वायरमेंट डेफिनीशन हो गई, सिस्टम एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन कोडिंग, फॉल्ट एनालिसिस, सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है फॉल्ट के ऊपर जो है वो जोर दिया जाता है कि फॉल्ट अगर कोई अकर करता है, देयर इज सर्टन डिफेक्टिव कोड दैट कैन लेटर ऑन कॉज प्रॉब्लम, तो उसको उसी वक्त ही जो है हर एक फेज़ के ऊपर, हर एक छोटे छोटे मॉड्यूल के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, चेंज कंट्रोल रिक्वायर एडिशनल स्टेप्स मोर थ्रू डॉक्यूमेंटेशन एंड विजिलेंट चेकिंग एंड रीचेकिंग। ज़्यादातर इसके अंदर इसकी डेवलपमेंट के अंदर प्रोसेस जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है और हर चीज़ फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड होती है, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। हर चीज़ की विजिलेंट चेकिंग होती है एंड देयर इज़ ऑल्सो अ मैकेनिज्म ऑफ रीचेकिंग। एक बंदा अगर सेफ्टी को इंश्योर कर लेता है तो उसके ऊपर एक और सुपरवाइज़र होगा, दैट द जॉब ऑफ दैट सुपरवाइज़र विल बी दैट के अगर इस बंदे से कोई गलती हुई है तो उसको रीचेक करे और उसको फिर ऑथराइज़ करे। सो जितना भी प्रोसेस होता है सारा जो है वो एक फॉर्मल वे के अंदर चल रहा होता है। एक बंदा साइन करता है तो उसके मतलब अप्रूवल देता है अपनी पूरी जिम्मेदारी के ऊपर, अपनी विजिलेंसी के अंदर अपनी विजिलेंट रहते हुए, उसके बाद फिर दूसरा बंदा अप्रूवल देता है। देयर इज़ अ प्रोसीजर ऑफ सिग्नेचर्स, ठीक है। सो प्रोजेक्ट सेफ्टी इंजीनियर एक बंदा होता है, प्रोजेक्ट सेफ्टी इंजीनियर। जब भी क्रिटिकल सिस्टम्स डेवलप होते हैं तो उसकी इंटायरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उसको कम्प्लीटली हैज़र्ड फ्री बनाया जाए, ठीक है। फ्रॉम अ प्रोजेक्ट स्टार्ट टू इट्स फिनिश, जितने भी इंटरमीडिएट मॉड्यूल्स हैं हर मॉड्यूल की वो निगरानी कर रहा होता है, हर एक चीज़ को वो रिपोर्ट करता है, हर एक चीज़ को वो एक लॉग होता है, उस लॉग स्पेशल लॉग होता है, उसको जो है वो हैज़र्ड लॉग कहते हैं, उसके अंदर जो है उसको मैनेज कर रहा होता है। सो हैज़र्ड लॉग बेसिकली जो है इज़ यूज्ड एट ईच स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस to assess how detected hazard has been encountered। हैज़र्ड डिटेक्शन अगर हुई है तो उसको किस तरह से इनकाउंटर किया गया, उसको इस तरह से तो नहीं इनकाउंटर किया गया कि मे बी दोज हैज़र्ड कैन रीअकर, ठीक है, एट सम लेटर ऑन स्टेजेस। सो उसको जो है हर स्टेज के ऊपर मॉनिटर किया जाता है और हैज़र्ड डिटेक्शन को जो है वो असेस किया जाता है। सेफ्टी रिव्यूज़ और हेल्ड थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जैसे मैंने बताया कि थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस हर एक फेज़ के अंदर, हर एक मॉड्यूल के अंदर, हर एक स्टेज के अंदर, वेदर इंडिपेंडेंट मॉड्यूल क्रिएशन हो गई या उनको आपस में जो है कंबाइन करना है, मॉड्यूल इंटीग्रेशन हो गई, यूनिट टेस्टिंग जैसे हमने कहा, हर एक जगह के ऊपर जो है वो सेफ्टी फीचर्स को, सेफ्टी रिव्यूज़ को जो है वो इंश्योर किया जाता है। एंड देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मली रिपोर्टिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जैसे हैज़र्ड लॉग हो गया, ठीक है। सो रोबस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या काम करता है, इट ट्रैक्स ऑल सेफ्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन टू कीप इट कंसिस्टेंट विद एसोसिएटेड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। जितनी भी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है उसके साथ साथ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ सेफ्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो एक कंसिस्टेंट फॉर्म के अंदर जो है वो रखा जाता है। यानी ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चल रहे होते हैं, दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कन्फिगर हो रहे होते हैं, ठीक है। सो
इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। सो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला है वो सारा फॉर्मली होता है। देयर इज़ अ प्रोसीजर ऑफ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर रिव्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर वेरिफिकेशंस होती हैं, जिसके अंदर सिग्नेचर्स होते हैं टू द ऑफ द डेजिग्नेटेड पीपल। जितने भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनके रिव्यूज़, उनकी वेरिफिकेशन, उनके सिग्नेचर्स के बाद जो है हर चीज़ प्रोसेस की जाती है। अच्छा, रिस्क एनालिसिस। अब रिस्क को कैसे एनालाइज किया जाता है? अगर देयर इज़ अ सर्टेन रिस्क एसोसिएटेड टू द सॉफ्टवेयर, सो हाउ इट इज़ एनालाइज्ड, ठीक है। सो रिस्क इज़ द बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिज़ायरेबल इवेंट दैट इज़ अकरिंग, ठीक है। हाउ इट इज़ अकरिंग? इट इज़ अकरिंग टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट हैपनिंग। एक इवेंट अगर अनडिज़ायरेबल इवेंट अकर हो रहा है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है अकर होने की, और उसके कॉज होने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब क्या उनको उसके कॉज होने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। दोनों का कम्बिनेशन है बेसिकली, ठीक है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द probability of undesirable event occurring into the magnitude of consequences by that event happening, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट है रिस्क एनालिसिस, ठीक है। सो दीज कॉन्सिक्वेंसेज include damage to property, there could be damage to property or loss of money, or there could be लाइफ और डेथ सिचुएशन इन्वॉल्व, जिसके अंदर लोगों को इंजरी हो सकती है या उनको डेथ्स हो सकती हैं। सो रिस्क फैक्टर इसलिए भी मैटर करता है, लाइफ एंड डेथ ऑफ पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। वो इस तरह के, इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, कंपनी को ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है। एक तो ट्रस्ट लूज होगा, दूसरा ये है कि इफ़ सर्टेन अनडिज़ायरेबल इवेंट अकर्स सो द कंपनी मस्ट हैव टू पे फॉर इट। जिस तरह एक एयरक्राफ्ट की मैंने एग्जांपल दी थी, तो वो एकदम से उसका जो एल्टीट्यूड ड्रॉप कर गया था 10,000 फीट, सो जिसकी वजह से लोग काफ़ी सारे इंजर्ड हुए थे। तो हर कंपनी ने सबको रिफंड्स दिए थे और कंपनी ने लोगों को जो है वो फाइनेंशियली भी उनको जो है वो पे किया था। सो यहाँ पे एक अनडिज़ायरेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जा रहा है, वो यानी पूरे दोनों अनडिज़ायरेबल इवेंट अकरिंग और उसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को जो है मिला के जो है वो एक रिस्क एनालिसिस की जा रही है इस एग्जांपल के अंदर, कि इफ़ एन अनडिज़ायरेबल इवेंट हैज़ 1% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, अगर कोई अनडिज़ायरेबल इवेंट है उसकी 1% प्रोबेबिलिटी है कि वो अकर होगा, ठीक है, 1%, और उसके 25% चांसेस हैं कि वो जो अनडिज़ायरेबल इवेंट है वो अनडिटेक्टेड रह जाए, यानी उस वो ऐसा हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर कोड का माल फंक्शन है या सॉफ्टवेयर कोड का डिफेक्ट है जो कि अनडिटेक्टेड रह सकता है, ठीक है, जिसको हमने अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए, हमारा सिस्टम फेल हो गया, उसको डिटेक्ट नहीं कर सका, ठीक है। उसकी अकरेंस के 25% चांसेस हैं, ठीक है, कि वो अनडिटेक्टेड रह जाए, ठीक है। 1% चांसेस प्रोबेबिलिटी है उसकी अकरेंस के, और देयर आर चांसेस के 25% चांसेस के हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो पूरा जो प्रोजेक्ट सेफ्टी मैनेजर का काम है या क्वालिटी एश्योर करने वालों का काम है कि क्वालिटी एश्योरेंस वाले क्या करें, ऐसे माल फंक्शन वाले सॉफ्टवेयर कोड्स को जो है वो चेक करें जिन जो कि बाद में जो है वो दे कैन बी डिफेक्टिव, दे कैन कॉज क्रैशेस। तो देयर आर 25% चांसेस के ऐसा जो सॉफ्टवेयर है, ऐसा जो कोड है, पीस ऑफ कोड है या ऐसा जो है मॉड्यूल है वो अनडिटेक्टेड रह जाए। अच्छा, उसके अनडिटेक्टेड रहने की वजह से देयर इज़ ए एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस मच रुपीज़, दिस मच डॉलर्स, ठीक है ना, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, ठीक है, या 1 मिलियन डॉलर का जो है उसके अनडिटेक्टेड रहने की वजह से लॉस होगा, ठीक है। सो उसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट अकरिंग, यानी 1% थी हमारे पास तो 0.01 हो गया, मल्टीप्लाई बाय उसके
अनडिटेक्टेड रह जाने के कितने परसेंट चांसेस थे, वो 25% से 0.25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके अनडिटेक्टेड रहने की वजह से जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो क्या है, वो है जो $1 मिलियन। तो इसका जब आप सम करो तो आपको 25,000 ये $2,500 जो है वो इट इज़ एस्टिमेटेड रिस्क एनालिसिस, ठीक है, जो कि एसोसिएट करेगा उस इवेंट के अकर होने से, ठीक है। सो द रिस्क फॉर दिस इवेंट वुड बी कंसिडर्ड ग्रेटर देन ऑफ एन इवेंट विद 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग। अब ये इवेंट जो है बेसिकली, इसका समझाने का मकसद ये है कि इस इवेंट के जो प्रोबेबिलिटी थी वो जस्ट 1% थी, लेकिन इसके अनडिटेक्टेड रहने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 25% थी, ठीक है। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या थे, $1 मिलियन का था, ऑल दो 1% रिस्क था, ठीक है, लेकिन ये है कि 25% चांसेस उसके थे कि वो हमारे पास अनडिटेक्टेड रह जाए। अगर वो अनडिटेक्टेड रहता तो लेटर ऑन ये हमें $1 मिलियन का जो है वो नुकसान दे सकता था, ठीक है। सो अगर हम ऐसा दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें ये है कि ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 10% हो, ठीक है, अकर होने की प्रोबेबिलिटी 10% हो उसकी, लेकिन उसकी जो अनडिटेक्टेड रहने की प्रोबेबिलिटी है वो 20% हो, लेकिन उसका जो कॉस्ट है, अगर सपोज़ वो अनडिटेक्टेड रह जाए या 20% चांसेस के वो अनडिटेक्टेड रह जाए और 20% चांसेस हिट कर जाते हैं, तो उसकी जस्ट कॉस्ट हमें जो है $100 जो है वो होगी, ठीक है। सो अगर इसका आप रेशो निकालें पूरा, सो आपको जस्ट जो है वो $2 का रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो अनडिटेक्टेड रहने की प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं और उसको एस्टिमेट करते हैं कि अगर कोई चीज़ अनडिटेक्टेड रह जाती है, ठीक है, रिस्क एनालिसिस में क्या क्या देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ अनडिटेक्टेड रह जाती है और उस अनडिटेक्टेड रहने की वजह से उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ को ऑल दो उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1% है, ठीक है, लेकिन 1% का मतलब क्या है कि देयर आर चांसेस, ठीक है, ऑल दो देयर आर लिटल चांसेस, लेकिन अगर वो अकर कर जाता है इन केस, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉस्ट दैट इज़ एसोसिएटेड टू इट। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, बाकायदा रिस्क मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो कि रिस्क कैलकुलेट करते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं। सो ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है इन क्रिटिकल सिस्टम को हैंडल करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।